हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th के मैथ की रिवीजन क्लास कराएंगे जो 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 1 है, दो बिंदुओं -1, 3, -7 तथा 3, 4, 6 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। हमारे पास दो बिंदु हैं, इनको जब मिलाने वाली एक रेखा होगी, मान लेते हैं कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसको हम जब मिलाएंगे तो हमारी एक रेखा बनेगी। ठीक, तो इसकी हमको दिक् कोसाइन निकालनी है। तो हम पहला बिंदु मान लेते हैं ए, दूसरा बिंदु मान लेंगे बी। तो ए के बिंदु दिए हैं कितने, -1, 3, -7 और बी के दिए हैं 3, 4, 6। ठीक, अब इस रेखा ए बी के हमको निकालने क्या है, दिक् कोसाइन। तो देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पे ए बी वेक्टर का मान ज्ञात होना चाहिए। तो देखो, ए बी वेक्टर ये है तुम्हारे बिंदु, तो बिंदु से हम सबसे पहले यहाँ ओ ए वेक्टर लिख लेंगे। तो जो बिंदु ए होगा उससे बनेगा ओ ए वेक्टर। तो इनके साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप जोड़ देना है और प्लस कर देना है। तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा और माइनस का 7 के कैप हो जाएगा। क्योंकि आई वाला मतलब पहला गुणांक है माइनस का, तो माइनस आई हो गया। दूसरा है प्लस का, तो प्लस। तीसरा है माइनस का, तो माइनस। इसी प्रकार दूसरा बिंदु से हम ओ बी वेक्टर लिख लेंगे, 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ये है तुम्हारा तीनों प्लस में दिए गए हैं बिंदु। अब हमको यहाँ पे चाहिए ए बी सदिश, मतलब ए बी वेक्टर का मान। तो ए बी वेक्टर का मान होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। जब हमारे पास स्थित सदिश हों, मूल बिंदु के सापेक्ष निकालना हो एक रेखा का सदिश ए बी वेक्टर, तो बाद वाले स्थित सदिश में से पहले वाला स्थित सदिश घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ओ बी वेक्टर का मान है 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 6 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर का मान। तो ओ ए वेक्टर का मान ये लिखा है, इसके सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा माइनस का 3 जे कैप, ये प्लस का हो जाएगा 7 के कैप। अब क्या करो, आई के साथ आई वाले जोड़ लो या घटा लो, के साथ के वाले जोड़ लो या घटा लो, और जे के साथ जे वाले। तो 3 आई और एक ये आई लिखा है, तो हो जाएगा 4 आई कैप। 4 जे कैप में 3 जे कैप घट जाएगा, तो केवल एक जे कैप बचेगा। 6 के कैप में 7 के कैप जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 13 के कैप। तो ये तो आ गया तुम्हारा ए बी वेक्टर का मान, 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 13 के कैप। तो देखो, अब यहाँ पे हमको इसका मॉड भी निकाल लेना है, मतलब इसका परिमाण। तो ए बी वेक्टर का मॉड बराबर सूत्र होगा √A1² प्लस B1² प्लस C1², मतलब जो उनके गुणांक हैं उनका वर्ग करके जोड़ दो। तो इसका गुणांक कितना है 4, इसका कितना है 1, प्लस इसका कितना रहेगा 13, तो बराबर √4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1 प्लस 13 का वर्ग 169। इन सबको जोड़ देना। तो 169 में 1 जोड़ेंगे 170, और 170 में 16 और जोड़ देंगे तो 116, यानी 170 और 6 176, 10 186, 186। तो ये तुम्हारा आ गया ए बी वेक्टर का परिमाण, मतलब मॉड। तो हमारे पास जो ए बी वेक्टर निकला था, इसकी हम तुलना करा लेंगे किससे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से। अब यहाँ पे जो ए बी सी क्या है, तो है तुम्हारा दिक् अनुपात। तो देख लो जरा, ए का मान कितना आएगा, ए का मान 4, बी का मान 1 और सी का मान 13। हमको निकालना है प्रश्न में
रेखा की दिक् कोसाइन, तो लिखेंगे ए बी रेखा के दिक् कोसाइन, ए बी रेखा के दिक् कोसाइन। तो हमारे पास दिक् कोसाइन जो होते हैं वो एल एम एन, 3 दिक् कोसाइन होते हैं। एक एल होता है, एक एम होता है और एक एन होता है। तो देखो एल बराबर हमारा सूत्र होता है ए बटे अंडर रूट, यानी कि ए बटे जो सदिश है उसका मॉड, ए बी वेक्टर का मॉड। तो ए का मान आया है 4 बटे ए बी वेक्टर का मान आया अंडर रूट 186, जो कि अंडर रूट 186। तो ये तो यल का मान हो गया। इसी प्रकार एम का सूत्र होगा बी बटे ए बी वेक्टर का मॉड। तो बी का मान कितना हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 186। इसी प्रकार एन का सूत्र होगा सी बटे ए बी वेक्टर का मॉड। तो सी का मान है 13 बटे अंडर रूट 186। तो ये तो तीनों निकल के यहाँ हैं, यही हमारा क्या इस प्रश्न का आंसर है। दिक् कोसाइन एल का मान, एम का मान और एन का मान। तो यही हमसे प्रश्न में बोला था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो इस प्रकार हम जब हमारे पास दो बिंदु दिए हुए होते हैं तो उनकी दिक् कोसाइन को इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में 2 नंबर का पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आएंगे तो आप लोग उन प्रश्नों को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जो आपका लिया गया है समाकलन के टॉपिक से। तो लिखा है अंडर रूट में साइन एक्स, मतलब लिमिट का सवाल है, आई बराबर समाकलन 0 से π/2 लिमिट है। ऊपर लिखा अंडर रूट में साइन एक्स, हर में लिखा अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। या इसका इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्न यही होगा, बराबर लिखा होगा π/4, तो कह देगा सिद्ध कीजिए। क्योंकि जो इसको हल करते हैं तो इसका आंसर π/4 आता है, इसलिए प्रश्न जो है तुम्हारा वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। यह तो कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, या कहेगा सिद्ध कीजिए 0 से π/2 रूट में साइन एक्स बटे रूट में साइन एक्स प्लस रूट में cos x dx बराबर π/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। तो देखो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न दिया है उसको हम डालेंगे समीकरण 1, ठीक। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है प्रगुण। कौन सा नियम, समाकलन के प्रगुण। तो प्रगुण ये होता है, सवाल मार्क इसमें x में है तो लिखेंगे x बराबर दोनों लिमिटों का योग। तो π/2 में 0 जोड़ेंगे तो π/2 ही आएगा, माइनस सवाल किस में x में, तो x घटा दिया जाता है, मतलब x बराबर दोनों लिमिटों का जोड़ माइनस x से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको लिखना कितना है, π/2 माइनस का x। तो देखो क्या होगा, i बराबर समाकलन 0 से π/2, ये हो जाएगा अंडर रूट साइन ब्रैकेट में x का कितना रखना है, π/2 माइनस का x अपान अंडर रूट साइन x का मान π/2 माइनस का x प्लस अंडर रूट कॉस x का मान π/2 माइनस x और dx। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने कितना रखा है, π/2 माइनस का x। अब आपको यहाँ पे कुछ सूत्र याद आने चाहिए कक्षा 10 के। तो ये 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना लेगा, एक्स, तो पर हो जाएगा कॉस एक्स अपान यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा, ठीक, प्लस अंडर रूट ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, मतलब
साइन एक्स डी एक्स, ये भी किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब देखो इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, तो दोनों जो तुम्हारे समीकरण है उनका जो हर है वो सेम लिखा है। देखो यहाँ लिखा है रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, यहाँ लिखा है रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो ये दोनों किस में है, प्लस में है। तो यहाँ क्रम केवल चेंज है, इसमें साइन एक्स पहले था, इसमें बाद में। तो मतलब क्या हुआ, क्रम चेंज होने से जो हर है वो हमारा एक ही बार माना जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो इधर आई लिखा है, इधर भी आई लिखा है, तो हो जाएगा आई प्लस आई बराबर, देखो दोनों में लिमिट एक ही बार लिखी जाएंगी। इसमें भी लिमिट 0 से पाई बटे 2 है, इसमें भी 0 से पाई बटे 2 है। हर दोनों में सेम लिखा है, क्या लिखा है, रूट का साइन एक्स प्लस रूट का कास एक्स। तो अंश क्या हुआ, जुड़ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, रूट में साइन एक्स प्लस इसमें रूट का कास एक्स और डी एक्स, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से देखो जब दोनों को जोड़ा तो इधर कितना होगा 2i बराबर, इधर क्या हुआ, पूरा पूरा स्टेप कट रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, 0 से पाई बटे 2, क्या बचा 1 डी एक्स। हमको पता है कि 1 का समाकलन डी एक्स के सापेक्ष कितना होगा, x, तो यहाँ x हो जाएगा, लिमिट रखाई जाएगी 0 से पाई बटे 2, तो बराबर अपर लिमिट पाई बटे 2 x की जगह पाई बटे 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, तो पाई बटे 2 ही आएगा। अब देखो ये किसके बराबर है, 2i के बराबर, लेकिन हमको निकालना मान होता है हमेशा i का, तो 2 इधर भाग में, इधर चला जाएगा, नहीं इधर है गुणा में, इधर चला जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा i बराबर पाई बटे 4। तो इस प्रकार तुम्हारा इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाता है वो कितना आ जाता है, पाई बटे 4। या तो मान लो ये आंसर है, या मान लो ये सिद्ध होकर आ गया कि रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स बराबर पाई बटे 4। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के क्रम में हम देखते हैं एक और प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करते जाइए, जिससे आपका एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स मतलब प्रश्न नंबर 3 है, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर दिया है पाई बाई 6। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 रूट 3, मतलब हमारे पास एक ये समीकरण दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 6। तो हमको सिद्ध करके ये लाना है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 रूट 3 होगा। तो देखो जो दिया है हमको उसी से हल करके इसको लाना है। तो यहाँ हमारा एक सूत्र बन रहा है, ठीक है, चूँकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर, ये है a का मान, ये है b का मान, तो सूत्र होता है तुम्हारा tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी से। तो जहाँ पे ये इस रूप का लिखा वहाँ हम ये रूप लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, tan इनवर्स a का मान 1 प्लस एक्स प्लस b का मान 1 माइनस एक्स होल अपान 1 माइनस ए बी, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बराबर कितना लिखा है, पाई बटे 6। अब जो इधर tan इनवर्स है उधर जाएगा, तो tan इनवर्स से इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ x कैंसिल, कितना हो गया ऊपर 2 बटे यहाँ 1 माइनस, ये सूत्र बन गया एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह लगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर tan पाई बाई 6, क्योंकि इधर तो इन्वर्स हटेगा उधर tan में चेंज हो जाएगा। तो tan पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 अंश, पाई का मान 180 रखेंगे,
6 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 अंश। तो tan में 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ देखो क्या आया 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर आया 2, नीचे आया x² बराबर 1/√3। अब क्रॉस गुणा कर देना तो देखो कितना आएगा, ये x² गुणते 1 तो हो जाएगा x² बराबर 2 गुणते √3 हो जाएगा 2√3। तो यही हमको प्रूव करके लाना था। तो देखो हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ज़्यादा कठिन नहीं था। बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला होता है tan इनवर्स अंश में होता है a प्लस बी, हर में होता है 1 माइनस AB। A की जगह लिखा था 1 प्लस एक्स और B की जगह लिखा था 1 माइनस एक्स। हमने मान रखाया और प्रश्न को हल कर लिया। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसी क्रम में देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 से लिया गया एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। एक लिखा है आव्यूह, लिखा है A बराबर, पहला स्तंभ लिखा है उसका 5 1 3 5 1 3 और दूसरा स्तंभ है 6 माइनस 4 और 2। क्वेश्चन ने बोला है का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, का परिवर्त आव्यूह। जो हमारे पास से A बराबर एक आव्यूह लिखा है जिसका पहला स्तंभ है 5 1 3, दूसरा स्तंभ है 6 माइनस 4 2 का परिवर्त आव्यूह निकालना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है कि परिवर्त आव्यूह, एक आव्यूह दे देगा, कहेगा इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो देखो ज़रा हम किस प्रकार से परिवर्त आव्यूह निकालते हैं। तो परिवर्त आव्यूह को A' से दिखाते हैं, किससे, A' से। अब देखो परिवर्त आव्यूह का तरीका क्या होता है, बस एक लाइन का सवाल होता है कि जो ये इसका स्तंभ है 5 1 3, इसको बना दो पंक्ति। 5 1 3 स्तंभ लिखा था, हमने बना दिया पंक्ति। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दो, 6 माइनस का 4 2, बस हो गया आंसर। तो इतना छोटा सा प्रश्न होता है परिवर्त आव्यूह बनाना, कि जो हमारे पास आव्यूह दिया है उसके स्तंभों को पंक्ति बना दो, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि पंक्ति को स्तंभ बना दो। जैसे यहाँ पहली पंक्ति क्या है 5 6, उसको देखो स्तंभ बना दिएगा 5 6। दूसरी पंक्ति है 1 माइनस 4, उसको स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति है 3 2, उसको स्तंभ बना दिया 3 2। तो ये होता है हमारा एक सिंपल सा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जो आपका लिया गया है अवकल समीकरण से। तो लिखा है अवकल समीकरण क्या है, dy/dx बराबर लिखा है e⁻2x माइनस वाई, e⁻2x माइनस वाई प्लस x² इंटू e⁻−y को हल कीजिए। मतलब हमारे पास एक ही अवकल समीकरण है, इसको हमको हल करना है, मतलब इसका समीकरण निकालना है कि किस समीकरण का अवकल समीकरण हल होकर आया है। तो देखो ज़रा यहाँ पे बराबर जो ये लिखा e⁻x−y, तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻2x इंटू e⁻−y। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि आधार समान जब भी हम घातें जोड़ सकते थे या घटा सकते थे, इसीलिए देखो यहाँ पे घटाया है। तो इसको हम अलग अलग ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ प्लस x² इंटू e⁻−y। अब ध्यान से देखो तो दोनों स्टेप में e⁻−y क्या है, कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा e⁻2x प्लस x², ये किसके बराबर है, dy/dx के बराबर। अब देखो जो e⁻y अंश में लिखा है, अगर उसको हम हर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/e⁻y। क्यों, अंश में घात माइनस की, हर में आएगी तो घात प्लस की हो जाएगी, यही होता है हमारा तरीका। तो ऊपर फिर जाएंगे तो e⁻−y हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा e⁻2x प्लस x²। अब हमारा अवकल समीकरण हल करने का तरीका ये होता है कि
dy के साथ में y वाले पद होने चाहिए और dx के साथ में x वाले पद होना चाहिए। तुम देखो इसका गुणा करा दें dy के साथ में तो हो जाएगा e की पावर y dy बराबर dx का गुणा करा दें इसमें तो हो जाएगा e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू dx। ये हमारा बन के आ गया एक समीकरण। अब इसके दोनों पक्षों का करा देना है समाकलन। तो e की पावर y का समाकलन हमेशा होता है e की पावर y, dy से कोई मतलब नहीं क्योंकि y के सापेक्ष हम समाकलन करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर y बराबर यहाँ लिखा e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x होगा, लेकिन x की जगह क्योंकि हमारा सूत्र ये होता है e की पावर x dx का समाकलन e की पावर x प्लस c। तो यहाँ केवल x होना चाहिए था, तो यहाँ x के साथ में 2 एक्स्ट्रा लिखा है, तो x के साथ में 2 है गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा तुम्हारा x की घात 3/3 और प्लस का c। ये कैसे आया? क्योंकि वहाँ सूत्र होता है x की घात n dx बराबर x की घात n+1/n+1 प्लस c। मतलब एक घात बढ़ जाती है और वही जो घात ऊपर रहती है वही घात बटे आ जाती है। देखो ज़रा n+1/n+1, तो यहाँ 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3/3। तो ये है तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर। इसको सही से लिखना हो तो लासा ले लो यहाँ पे। तो e की पावर y बराबर कितना लासा आएगा 6, तो लिख सकते हैं 1/6 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 3e की पावर 2x प्लस 2x³ प्लस का c। तो ये हमारा निकल के आ जाता है अवकल समीकरण e की पावर y बराबर 1/6 ब्रैकेट में 3e की पावर 2x प्लस 2x³ प्लस c। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे हम इसी टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करा दें, जिससे आपका जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।